नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले आज का टॉपिक होने वाला है आपके इंटरनेशनल रिलेशन से, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इंडिया और कतर के रिलेशन के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिजिनस वैक्सीन न्यूमोसिल के बारे में। उसके बाद डिस्कशन होगा इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड मेट्रो के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पेशल जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड से रिलेटेड। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, अगर आप में से कोई भी इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहता है तो वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज उस डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लेक्चर डेली आपको अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को प्लीज लाइक किया करें और जरूर शेयर किया करें। ठीक है, चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंडिया कतर रिलेशन के बारे में। रिसेंटली क्या कंटेस्ट है, इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर met the top leaders of Qatar and discussed strengthening the economic and security cooperation between the two countries। ठीक है, बेसिक सा कंटेस्ट है। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जाके मीटिंग की है कतर के जो डेलीगेट्स थे उनके साथ। ठीक है, कतर के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि कतर जो है वो मेंबर है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, आपको सीधे ऑप्शन में मिलेगा कि बताइए इनमें से जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का मेंबर कौन सी कंट्री नहीं है। तो आपको याद रखना है कतर एक मेंबर है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का। अब देखिए ये जो आर्टिकल है ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में अगर आपको कोई भी आर्टिकल डिस्कस करना है तो उसकी ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कतर की ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए कि कतर कहां पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो कतर एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है। ठीक है ना, वेस्ट एशिया से में आता है कतर। यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो पर्शियन गल्फ है वहीं पर कतर है। ठीक है, ये कतर है और उसका कैपिटल कौन है, दोहा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, कतर का कैपिटल क्या है, दोहा। ठीक है, तो ये वेस्टर्न कंट्री है, वेस्टर्न एशियन कंट्री है, तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है ऑयल्स के नेचुरल गैसेस के रिजर्व होंगे। ठीक है, जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। अब इस चीज को माइंड में रखते हुए इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, तो रिसेंटली जो डिस्कशन हुआ है इंडिया और कतर के बीच, तो वहां पर क्या डिस्कशन हुआ है, तो सबसे पहले तो दोनों कंट्रीज एग्री हुई हैं टू रेगुलेट कंसल्टेशंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑन ऑल द इश्यूज। ठीक है ना, जो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट के इश्यूज होते हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट के कौन कौन से इश्यूज होते हैं, देखिए एनर्जी की डिमांड कतर को भी है, इंडिया को भी है। ठीक है, उसके साथ साथ पेट्रोकेमिकल की डिमांड इंडिया को भी है, कतर को भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों कंट्रीज को चाहिए, डेवलपमेंट दोनों कंट्रीज को चाहिए, और प्रोजेक्ट्स रिलेटेड विद एक्सपोर्ट्स एंड एजुकेशन दोनों कंट्रीज चाहता है कि एजुकेशन और एक्सपोर्ट में प्रमोशन हो। ऑलराइट, ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड डिस्कशन हुआ है। उसके साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को लेकर डिस्कशन हुआ है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को लेकर कॉर्पोरेशन की बात की गई है, एजुकेशन को लेकर कॉर्पोरेशन की बात की गई है, कल्चर, डिफेंस और सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कल्चर से रिलेटेड क्यों, क्योंकि देखिए बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा जो है वो कतर में रहता है, तो कल्चरली कतर और इंडिया के जो रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं। अभी डिफेंस में उतने अच्छे रिलेशन इंडिया और कतर के नहीं है, इसीलिए हम डिफेंस रिलेशन को बूस्ट करना चाहते हैं इंडिया के कतर के साथ। ठीक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं। ठीक है, ये वाला जो पूरा एरिया है, पर्शियन गल्फ वाला जो एरिया है, ये टारगेट रहता है बहुत सारे आपके पायरेट्स का। ठीक है, तो यहां पर सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए इंडिया के जो व्हीकल्स होंगे, पूरा जो इंडियन ओशियन है वहां पर क्या पीस एंड सिक्योरिटी स्टैब्लिश करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, अभी बात चल रही है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से जो आपको याद रखना है, इंडिया और जो कतर के बायलैटरल ट्रेड है वो काफी अच्छा है। ठीक है ना, 10.95 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड होता है दोनों कंट्रीज के बीच, लास्ट ईयर इतना ट्रेड हुआ है। ठीक है, तो आपको याद नहीं रखना, एक रफली आइडिया होना चाहिए कि इन कंट्रीज के बीच में कितना ट्रेड होता है। ऑलराइट, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि और आगे क्या डिस्कशन हुआ, ये जो मीटिंग हुई है हमारे फॉरेन मिनिस्टर की कतर के डेलीगेट्स के साथ। तो सबसे पहले तो इंडिया ने थैंक्स बोला है कतर को फॉर टेकिंग केयर ऑफ द पीपल फ्रॉम इंडियन कम्युनिटी ड्यूरिंग द कोविड-19। आपको पता होगा कतर में बहुत सारे इंडियंस जो हैं
वो काम करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। ऑलराइट, तो कोविड-19 के कारण क्या हुआ था ना, उनकी जॉब चली गई थी, कुछ लोग अपने घर वापस नहीं आए थे, कतर में ही फंस के रह गए थे। तो कतर ने हेल्प प्रोवाइड की थी इंडियन पीपल्स को, तो इंडिया ने उसके लिए कतर को शुक्रिया किया है। उसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आया है कि इंडिया ने अप्रिशिएट किया है कतरीज बिजनेसमैन एसोसिएशन को, ठीक है ना, जो क्या चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत के जो बेनिफिट्स हैं वो इन बिजनेसमैन को बताना चाहते हैं। कतर के जो बिजनेसमैन हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि देखिए हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर हम खुद से ही अपनी सारा प्रोडक्शन है उसको स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। कतर के बिजनेसमैन का हम ध्यान जो है इंडिया में खींचना चाहते हैं ताकि वो इंडिया में आकर इन्वेस्ट करें। उसके साथ ही साथ अप्रिशिएटेड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन द कतर, तो इसके अपोजिट में हमने उनको थैंक्स बोला तो उन्होंने भी हमको थैंक्स बोला कि आपके जो इंडियंस हैं, इंडिया के बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं जो वहां जाके काम कर रहे हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं कतर में, उसके लिए कतर ने हमें शुक्रिया अदा किया है। ठीक है, फिर रिसेंट डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो स्पेशल टास्क फोर्स को सेटअप किया गया है, जिसका क्या मतलब होगा, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, टू इन्वेस्ट बाय द कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, अ पार्ट ऑफ इंडियाज ऑनगोइंग आउटरीच टू की वेस्ट एशियन स्टेट्स टू ओवरकम द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, इसके साथ ही साथ दोनों कंट्रीज ने क्या बोला है कि जो इंडियंस कतर में जाके काम कर रहे हैं और जो कतर के सिटीजन जो इंडिया में आके काम कर रहे हैं, उन दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात हम करेंगे। वैसे तो कतर के ज्यादातर लोग इंडिया में नहीं है, इंडियंस ही ज्यादा कतर में है, तो ऑब्वियस ही बात है इंडियंस के राइट को प्रोटेक्ट करने की बात वहां पर की जा रही है। ठीक है, राइट्स यानी कि जो लेबर रिफॉर्म्स होते हैं कि जो वर्क कर रहे हैं वो अच्छी कंडीशन में वर्क करें इंडियंस वहां जाकर, ठीक है ना, उनको अच्छा खासा पैसा मिले वहां से, ठीक है ना। उसके बाद अब बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, इंडिया और कतर के रिलेशन पास्ट में कैसे रहे हैं। तो जब भी हम रिलेशन की बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होगा ट्रेड के बारे में, ठीक है ना, कि इंडिया और कतर के बीच में ट्रेड किस प्रकार से होता है। तो देखिए बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिलता है इंडिया और कतर के साथ, बट पिछले कुछ सालों में ये जो ट्रेड है बाय मनी कम हुआ है, बट वाई वॉल्यूम ये एज इट इज है। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, क्या मतलब हुआ इसका, बाय वॉल्यूम और वाई मनी। देखिए हम वहां से क्या बुलाते हैं, गैस और ऑयल्स का हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, कतर से, तो हम इंपोर्ट तो उतना ही कर रहे हैं जितना हम पहले किया करते थे कतर से, ठीक है ना, बट इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है गैस और ऑयल का वो डिक्रीज हुआ है। इसी कारण बाय मनी ये जो ट्रेड है दोनों के बीच में, दोनों की कंट्रीज के बीच में, वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, उसके साथ ही साथ इंडिया और कतर के गुड रिलेशंस हैं इन बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, उसके साथ ही साथ एक्सपोर्ट किन चीजों का किया जाता है, तो कतर जो है वो हमें क्या क्या देता है, एलपीजी देता है, ठीक है ना, उसके साथ साथ केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक्स एंड एल्यूमिनियम आर्टिकल्स हमें देता है। ठीक है, उसके बदले में हम इंडियंस जो है वो क्या उसको एक्सपोर्ट करते हैं, सीरियल्स, कॉपर आर्टिकल्स, आयरन, स्टील आर्टिकल्स, वेजिटेबल्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम देखा जाए इंडिया की तरफ से ज्यादा आर्टिकल्स का एक्सपोर्ट किया जाता है कतर में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कि इंडिया की तरफ से ज्यादा है। फिर अगर कॉर्पोरेशन की बात करें फील्ड ऑफ एनर्जी की, तो इंडिया जो है अराउंड 70% नेचुरल गैसेस जो है वो कतर से इंपोर्ट करता है। ठीक है, डिफेंस के बारे में मैंने आपको बताया, उतने अच्छे डिफेंस रिलेशंस नहीं है क्योंकि हम अभी क्या करते हैं, वेपन्स एक दूसरे से नहीं खरीदते हैं। ऑलराइट, कतर कोई भी वेपन्स इंडिया से इंपोर्ट नहीं करता है, ना ही इंडियंस कतर से कोई डिफेंस डील्स साइन करते हैं। बस नेवल एक्सरसाइजेज वगैरह चलती रहती हैं। एक है ज़ेल अर बहर, जिसका मतलब होता है रोर ऑफ द सी, ये नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया और कतर के बीच में परफॉर्म की जाती है। कल्चर रिलेशन की बात करें तो इंडियन डायस्पोरा बहुत सारा है कतर में, ठीक है ना, इसीलिए इंडियन डायस्पोरा के द्वारा क्या किया जाता है, जो बॉलीवुड के आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, जो हमारे सिंगर्स होते हैं, उनको वहां पर बुलाया जाता है कि आप यहाँ पर आइए, परफॉर्म वगैरह कीजिए, ठीक है ना, यहाँ की इंडियन कम्युनिटी के लिए। तो बहुत अच्छे कल्चरल रिलेशन है, ठीक है ना। बॉलीवुड की जो मूवीज़ है वहाँ पर काफ़ी फेमस होती हैं, ठीक है ना, शाहरुख खान बहुत फेमस है वहाँ पर। ऑलराइट, उसके साथ ही साथ एक बॉडी है जिसका नाम है इंडियन कल्चर सेंटर, ये ऑर्गेनाइज कराती है सारे के सारे कल्चरल फेस्टिवल्स को वहाँ पर, ठीक है ना, कतर में। कौन सी ये जो ऑर्गेनाइजेशन, इसको रन किसके द्वारा किया जाता है, तो देखिए इंडियन जो एम्बेसी है उसके द्वारा, प्लस दोहा की जो गवर्नमेंट है वो, और कुछ प्राइवेट
स्पॉन्सर्स भी होते हैं जो सब मिलकर इस इंडियन कल्चर सेंटर को प्रमोट करते हैं। उसके साथ ही साथ योगा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर रिलेशन बिल्ड करता है कतर और इंडिया के साथ। देखिए 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से इस चीज की परमिशन ली गई थी। परमिशन किसने ली थी? इंडिया ने ली थी। ऑलराइट। और इंडिया का सपोर्ट किया था कतर ने कि यार 21 जून को हम सभी मिलकर इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो कतर में 14 इंडियन स्कूल्स हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है। इंडियन कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडियन डायस्पोरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों कंट्रीज के बीच में अच्छे रिलेशन को बिल्डअप करने में। ठीक है। अब आपके लिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है। पॉजिटिव तो हम सभी को पता है कि इंडियन डायस्पोरा के क्या क्या पॉजिटिव हैं। इंडियन डायस्पोरा जो फैला हुआ है यूके में, यूएसए में, कतर में, कनाडा में, ठीक है ना, और भी बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में। तो पॉजिटिव तो हमें पता है कि कल्चरल रिलेशन बिल्डअप होते हैं, ठीक है ना, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। ऑलराइट। फिर रेमिटेंसेस जो हैं वो आते हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा। आपको क्या बताना है? आपको नेगेटिव बताना है। ठीक है। ज़्यादा नहीं, 2-3 नेगेटिव आपको सोचना है कि इंडियन डायस्पोरा के क्या नेगेटिव हो सकते हैं। ऑलराइट। थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि इंडिजिनस वैक्सीन न्यूमोसिल के बारे में है। ठीक है ना। इंडिया ने रिसेंटली क्या किया है? जो न्यूमोनिया की वैक्सीन है उसको इंडिजिनसली डेवलप कर लिया है। ऑलराइट। डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अकेले काम नहीं किया, कोलैबोरेशन था किसका? पाथ का। पाथ क्या है? एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहां पर वर्क करती है? सिएटल यूएसए में वर्क करती है। उसके साथ साथ मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी है। इसके बारे में आप सभी को आइडिया होगा। ठीक है ना। मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन किसकी है? जो बिल गेट्स हैं आपके, उनकी और उनकी वाइफ मिलिंडा गेट्स, उन दोनों के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था इस फाउंडेशन को। ठीक है। चैरिटेबल पर्पस के लिए वर्क करते रहते हैं। अगर हम सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये वही इंस्टीट्यूट है जो कोरोना की वैक्सीन को भी डेवलप कर रहा है। कहां पर बेस्ड है? तो पुणे में बेस्ड है ये। ठीक है ना। इसके बारे में आप थोड़ी सी अभी जानकारी रख लीजिए, न्यूज में बना रहता है सीरम इंस्टीट्यूट। तो कहां पर लोकेटेड है? पुणे में लोकेटेड है। ऑलराइट। और ये दुनिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। ठीक ना, बाय नंबर ऑफ डोजेज। इस वैक्सीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो वैक्सीन है वो किसको टारगेट करती है? तो न्यूमोकोकल बैक्टीरियम को टारगेट करती है। इस बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिजीज होती है? निमोनिया होता है, और भी अदर डिजीजेस होती हैं जैसे कि मेनिनगिटिस, सेप्सिस, इस प्रकार की डिजीज हमें इस बैक्टीरिया के कारण हो सकती हैं। ऑलराइट। ये जो वैक्सीन होगी ये अफोर्डेबल रेट पर अवेलेबल होगी। इसको लाइसेंस मिल गया था जुलाई 2020 में ही। ठीक है ना। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने इसको लाइसेंस जुलाई 2020 में ही दे दिया था। हमने इसको जुलाई 2020 के एंड में भी डिस्कस किया था, अगर आप में से किसी को याद हो तो। ठीक है। इसके बाद इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए सबसे पहले तो इंडिया की जो कैपेबिलिटी है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये इंक्रीज हुई है। ऑलराइट। उसके साथ ही साथ हम जो है खुद से अब पहले हम डिपेंडेंट हुआ करते थे किसी और नेशन के ऊपर, किसी और कंपनी के ऊपर जो हमें इसकी वैक्सीन प्रोवाइड करती थी। अब हमें किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस डिजीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये डिजीज किसके द्वारा होती है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है ना। कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं इस बैक्टीरिया के कारण? सबसे पहले तो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, मेनिनगिटिस हो सकता है, मिडल ईयर इन्फेक्शन इन यंग चिल्ड्रंस, ये भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। निमोनिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है क्योंकि इससे बहुत सारे डेथ होती है इंडिया में हर साल। ठीक ना। खासकर चिल्ड्रंस के लिए ये बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज हो जाती है क्योंकि कहाँ पर इन्फेक्ट करता है निमोनिया? ये इन्फेक्ट करता है लंग्स को। और जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं, जो कुछ 1-2 महीने के होते हैं, ठीक है ना, न्यूली बॉर्न होते हैं, उनकी लंग्स में इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती कि इस डिजीज़ को वो टैकल कर पाएँ। ठीक है ना, इसे फाइट कर पाएँ। तो बहुत डेथ्स भी होती हैं यंग बॉर्न्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड मेट्रो के बारे में। ठीक है। देखिए रिसेंटली इस मेट्रो को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है।
ऑलराइट, ये कहाँ पर होगी? तो दिल्ली मेट्रो में होगी, ठीक है ना, दिल्ली में ये मेट्रो रन करेगी। फुल्ली ऑटोमेटेड है, यानी कि किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। और इसी मेट्रो के डेवलपमेंट के साथ जो डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, उसे एक एलाइट लीग में ज्वाइन कर लिया है उसने, जो कि किसकी है? 7% ऑफ द वर्ल्ड्स मेट्रो नेटवर्क, ठीक है ना, जहां पर ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, बिना ड्राइवर के ही ट्रेन वर्क करती है, फुल्ली ऑटोमेटेड, ठीक है ना। देखिए अलग अलग कैटेगरीज होती हैं इस टेक्नोलॉजी की, अलग अलग लेवल होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? ग्रेड्स ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है ना। जो पहला ग्रेड होता है वहां पर क्या होती है? ट्रेन जो है वो रन की जाती है एक ड्राइवर के द्वारा। नेक्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेज में क्या होता है? ड्राइवर जो होता है उसका काम क्या रहता है? वो क्या करता है? ऑपरेटिंग डोर को ऑपरेट करता है, ऑलराइट, और टेक ओवर कर लेता है सिचुएशन को अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तब, ठीक है ना। बाकी ट्रेन ऑटोमेटेड ही चलती है। जो फाइनल और आखिरी गोल होता है वहां पर क्या होता है? जो ड्राइवर होता है वो पूरी तरह से इररिलेवेंट हो जाता है और ट्रेन जो है अपने आप ही चलती है, ठीक है। सिग्निफिकेंस, अगेन इसके सिग्निफिकेंस की बात करें हम तो मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। उसके साथ ही साथ एनर्जी एफिशिएंट होगा। कैसे? इसमें एक ब्रेकिंग सिस्टम होगा, जब भी ब्रेकिंग सिस्टम का यूज किया जाएगा तब क्या होगा? 50% जो एनर्जी होगी वो वापस से ग्रिड में चली जाएगी, ठीक है ना। तो एक एनर्जी एफिशिएंसी भी डेवलप होगी यहां से। उसके साथ ही साथ सोलर पावर से रन किया जा रहा है, मेट्रोस को यूज किया जा रहा है सोलर पावर्स का, वो भी एक अच्छी बात है। और साथ ही साथ डिस्टेंस जो है दो सिटीज के बीच में वो डिक्रीज हो रहा है मेट्रो के कारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है स्पेशल जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड से रिलेटेड। क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली बैंक है आपका पंजाब एंड सिंध बैंक। इस बैंक में क्या किया गया है? स्पेशल जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स को इश्यू किया गया है वर्थ 5500 करोड़ का, ठीक है ना। इतना बड़ा बॉन्ड इश्यू किया गया है। अब ये जो बॉन्ड है ना, ये नॉर्मल बॉन्ड से थोड़ा सा डिफरेंट है। किस प्रकार से डिफरेंट है उसको समझते हैं हम। सबसे पहले तो आपको मैं समझाता हूं बैंक रिकैपिटलाइजेशन क्या होता है। ये इशू अगर आपको समझ में आ गया, ये पॉइंट आपको समझ में आया, तो बाकी की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए क्या होता है, बैंक के ना एसेट्स होते हैं और लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है। दो प्रकार से बैंक वर्क करता है, एक एसेट होता है, दूसरी होती है लाइबिलिटीज, ठीक है। बैंक क्या करता है? अपने कस्टमर से पैसे लेता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आप क्या कर रहे हैं? जो भी आप पैसे कमा रहे हैं वो आप जाके बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बदले बैंक आपको क्या देता है? आपने जाके पैसा डिपॉजिट किया, बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देता है उन पैसों के ऊपर। कितना? फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं 4% इंटरेस्ट आपको बैंक देता है। यानी कि आपने 100 रुपए बैंक में जमा किए, आपको एक फिक्स्ड टाइम के बाद कितने रुपए मिलेंगे? तो 104 रुपए आपको मिलेंगे, ठीक है। ये बैंक की क्या है? ये लाइबिलिटी है। बैंक को आपको ये पैसा वापस करना ही है, ये बैंक की जिम्मेदारी है, ठीक है। दूसरी चीज होती है बैंक के एसेट, यानी कि बैंक जिनसे पैसे कमाता है। अब देखिए ये जो 100 रुपए आपने बैंक को ले जाके जमा किए हैं, ये 100 रुपए बैंक क्या करता है? किसी फर्म को, फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या को, ये पैसा बैंक दे देगा। विजय माल्या को 100 रुपए लोन दे देगा और उनसे बोलेगा कि आपको एक फिक्स्ड टाइम के बाद हमें 108 रुपए यानी कि 8% इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करना है, ठीक है। तो विजय माल्या लोन ले लेगा, उसका जो भी काम होगा वो कर लेगा और 108 रुपए बैंक को वापस ले जाके देगा। तो इसमें से क्या करेगा बैंक? 104 रुपए आपको दे देगा और 4 रुपए अपने पास रखेगा। ये जो 4 रुपए हैं ये बैंक का प्रॉफिट है, ठीक है। इसी प्रॉफिट से बैंक वर्क करता है, ऑलराइट। अब देखिए क्या होता है, ये असेट और लायबिलिटी का फंडा तो चलता ही रहता है। इसके साथ ही साथ बैंक क्या करता है? अपने पास एक सेफ्टी टैंक बना के चलता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर विजय माल्या पैसे वापस नहीं कर पाया तो क्या होगा? जो पैसे मैंने जमा किया वो तो डूब जाएगा। 104 रुपए क्या, मुझे तो मेरे 100 रुपए ही वापस नहीं मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए बैंक अपने पास एक सेफ्टी रिजर्व बना के चलता है, ठीक है। कितने परसेंट का बनाता है? तो वो 12% का सेफ्टी रिजर्व बना के चलता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये 12% किसका? तो जो टोटल उसके पास नेट इनकम हुआ बैंक का उसका 12%, ठीक है। ये वो बना के चलता है।
ये जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है ये किसके द्वारा फिक्स किया गया था? तो आरबीआई की गाइडलाइंस पे इस कैपिटल एडुकेसी रेशियो को फिक्स किया जाता है, ठीक है। और एक बेसल नॉर्म्स है, ठीक है ना। बेसल एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहां पर सारी जो भी सेंट्रल बैंक होती हैं उनकी मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है, ठीक है ना। उसके बाद ही बेसल नॉर्म बताते हैं कि कितना परसेंट का आपको कैपिटल एजुकेशन रेशियो जो है वो मेंटेन करके चलना है। तो इंडिया में कितना है? 12%। 12% आपको कैपिटल एडुकेसी रेशियो मेंटेन करके चलना है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, बैंक जो होती है ना हमारे इंडिया में वो फेल हो जाती है इस कैपिटल एजुकेशन रेशियो को मेंटेन करने में, ठीक है ना। बैंक के पास कैपिटल एजुकेशन रेशियो नहीं होता इतना ज्यादा कि वो उसको मेंटेन करके रख पाए, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब भी बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट जो है वो इन बैंक्स की मदद करता है, हेल्प करता है। बैंक को कैपिटल एडुकेसी रेशियो बना के चलना है तो बैंक किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि आप हमारी हेल्प कीजिए, तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट कैसे हेल्प करता है? ईदर बाय बाइंग न्यू शेयर्स और इशूइंग बॉन्ड्स, या तो वो नए शेयर खरीद लेगा या फिर बॉन्ड्स को इशू करेगा, ठीक है। अब किस प्रकार से वो ये प्रोसेस करता है इसको हम आगे समझते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो बॉन्ड्स को इशू करता है बैंक्स की हेल्प करने के लिए। उन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड, ठीक है। किस प्रकार से इन बॉन्ड्स को इशू किया जाता है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नॉर्मल कंडीशन में बॉन्ड क्या होती है, अगर मुझे किसी चीज के लिए पैसे रेज करने हैं तो मैं बॉन्ड इशू कर दूंगा और उन बॉन्ड को उस व्यक्ति को दे दूंगा और उसके बदले से पैसे ले लूंगा, ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये जो बॉन्ड इशू की जाती हैं इन बॉन्ड्स को सेल किया जाता है बैंक को। इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, यहां पर है गवर्नमेंट, यहां पर है बैंक, ठीक है। बैंक को क्या चाहिए? पैसे चाहिए, ठीक है ना। इनके पास क्या है? लाइबिलिटीज है, इनके पास पैसा अभी डिपॉजिटर्स का है बहुत सारा, ठीक है ना। गवर्नमेंट बोलेगा कि आपको पैसों की जरूरत है, हम आपको एक बॉन्ड इशू करके दे रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको ये बॉन्ड दे दिया, ठीक है। अब इसके बदले आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे। अब बैंक बोलेगा कि यार पैसों की जरूरत तो हमें है और आप बॉन्ड इशू करके हमसे ही पैसे मांग रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? नहीं भैया, ये बॉन्ड हमने आपको इशू किया है, ये मनी जो है ना ये मनी आप ही रखो अपने पास, ठीक है। यानी कि बॉन्ड इशू कर दिया और ये जो बॉन्ड के बदले का जो पैसा गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था वो पैसा गवर्नमेंट ने किसको दे दिया? बैंक को ही उसके पास रखे रहने दिया, ठीक है ना। उनसे पैसा लिया नहीं, ठीक है ना। इस टाइप की जो बॉन्ड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड बोला जाता है। इसका एक बहुत अच्छी बात होती है इस प्रकार की बॉन्ड की, इससे कोई भी फिस्कल डेफिसिट जो है वो इंक्रीज नहीं होता है। उसके साथ ही साथ जो इंटरेस्ट वगैरह है वो भी बैंक को ही मिलता रहता है, तो बैंक को भी बेनिफिट रहता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगली चीज है वो है आपकी जीरो जोन कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड। इस प्रकार की बॉन्ड रिसेंटली इशू की गई है बैंक के लिए, ठीक है ना। जो हमारा जो मेन टारगेट है डिस्कशन का वो यही है, ठीक है। अब ये बॉन्ड्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो इनको इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसा कि इस कंडीशन में कौन कर रहा है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। ये बॉन्ड्स उन्हीं बैंक्स के लिए इशू की जाती हैं जो क्या होती हैं? स्पेशलाइज्ड होती हैं, ठीक है ना। हर कोई इन बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस टाइम पे ये जो बॉन्ड्स हैं वो किसके लिए इशू की गई हैं? पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए। तो सिर्फ पंजाब एंड सिंध बैंक ही इन बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट कर सकता है और कोई इन बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। ये नॉन ट्रेडेबल होती हैं, यानी कि आप इन्हें किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते और एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए होती हैं, ठीक है ना। उस टाइम से पहले आप इनको क्या कर सकते हो? उन टाइम से पहले इन बॉन्ड को ले जाके आप पैसे कलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इनको बोलते हैं हम हेल्ड टू मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी के बाद ही आप इनसे पैसे ले सकते हो, ठीक है। यहां पर कोई कूपन नहीं होता है, यानी कि यहां पर आपको कोई इंटरेस्ट गेन नहीं होता है, ऑलराइट। जीरो इसलिए हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पेशल जीरो कूपन। यहां पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी आपकी होती है नॉर्मल जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब इनके बीच में डिफरेंट भी समझना जरूरी है हमें, स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड के और नॉर्मल जीरो कूपन बॉन्ड्स के बीच में। तो देखिए नॉर्मल जीरो कूपन बॉन्ड जो होता है ना वो डिस्काउंट फेस वैल्यू पर इशू किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि सरकार ने बोला कि मैं 100 रुपए का जो बॉन्ड है वो मार्केट में इशू कर रहा हूं। आप बोलोगे ठीक है मैं ये बॉन्ड परचेज करने के लिए तैयार हूं, लेकिन डिस्काउंट पे मिल रहा है, यानी कि 100 रुपए का बॉन्ड तो है
लेकिन मैं इसको 80 रुपीज़ पे परचेज करूंगा। जब इस बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड ओवर हो जाएगा तो मैं ये जो बॉन्ड जो मुझे मिला है, जो पेपर मुझे मिला है, उसको मैं वापस गवर्नमेंट को ले जाके दूंगा तो मुझे वो 100 रुपीज़ देंगे। यानी कि क्या हुआ, 100 रुपये उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, वो मुझे डिस्काउंट पे 80 रुपये में मिला, और जब मैंने उसको वापस ले जाके दिया तो मुझे 100 ही रुपये मिले। यानी कि देखा जाए तो क्या हुआ है, यहां पर भी मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला है, ठीक है ना, मुझे डिस्काउंट के कारण बेनिफिट हुआ है। बात समझ में आई? ठीक है, ये डिफरेंट होता है नॉर्मल जीरो कूपन बॉन्ड्स में और स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड में। स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड किस पे, 100 रुपीज पे इशू हुआ है तो 100 रुपीज पे ही मिलेगा, लेकिन जो नॉर्मल आपका जीरो कूपन बॉन्ड होता है वो डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो गाइस ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे।